नमस्कार, बिहार न्यूज़ के इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। हमारे इस खास पेशकश में आज हम आपको बहुत ही खास जानकारी देने वाले हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के बोरिंग रोड स्थित एसके पुरी रिहैब टच सेंटर में। आप देख सकते हैं ये सेंटर यहीं पे मौजूद है और आज हम अंदर चलेंगे और जानेंगे कि किस किस तरह की समस्याओं का निदान यहाँ पे होता है। इस वक्त हम मौजूद हैं रिहैब टच सेंटर के अंदर और उस सेक्शन में जहाँ पे लोगों को बोलने में दिक्कत हो या फिर सुनने में दिक्कत हो तो लोगों का सफल इलाज होता है। आपको बता दें कि इस वक्त हम मौजूद हैं ऑडियोलॉजी एंड स्पीच सेक्शन में और इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर अदिति शेखर भी मौजूद हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है बिहार न्यूज़ में। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि ऑडियोलॉजी एंड स्पीच से जुड़ी किस किस तरह की समस्याएं देखने को मिलती हैं। देखिए, ये दोनों अलग अलग सेक्शन है। ऑडियोलॉजी मतलब सुनने की प्रॉब्लम, जहाँ पे हम जिसका ट्रीटमेंट करते हैं, प्लस उससे पहले जो इसका इवैल्यूएशन करते हैं, तो वो ऑडियोलॉजी के पार्ट में आता है। और जब बोलने की समस्या जब होती है बच्चे या बड़ों को, तो वो स्पीच और लैंग्वेज के सेक्शन में आता है। अब सुनने की समस्या, वो इसका कोई एज रेंज फिक्स नहीं है। ये छोटे बच्चे से लेकर के टीनेजर से लेकर के बूढ़ों तक में हो सकती है। और तो किस तरह की समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। एक तो समस्या हमें देखने को मिलती है जो कि कंजेनाइटल बोलते हैं, या जन्म से जो बच्चा बहरा होता है, सुनने को जिसको दिक्कत होती है, हार्ड ऑफ हियरिंग बोलते हैं। वो कुछ बर्थ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं माता को, या जन्म के बाद बच्चे में कुछ परेशानियां होती हैं, उसके वजह से ये सारी कंजेनाइटल हियरिंग लॉस जो होती है वो देखने को मिलती है। इसके अलावा एक दो परेशानियां और हैं सुनने में जो कि काफ़ी कॉमन है, जिसको हम कहते हैं नॉइज़ इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस। आप देखते होंगे कि हमारे आसपास अभी बहुत ज़्यादा शोर बढ़ गया है। ट्रैफिक की नॉइज़ हो या लाउड म्यूज़िक, मतलब कॉन्सर्ट्स, या अभी के जो टीनेजर्स या 25 से 30 साल की उम्र के भी बच्चे को आप देखेंगे कि लोगों की फ़ोन भी लत बहुत ज़्यादा है और ईयरफोन का भी इस्तेमाल जी, बहुत ईयरफोन पे बहुत लाउड म्यूज़िक सुनना, और वो भी लाउड जनरली 80-90 डेसिबल्स का होता है, और वो 4-5 घंटे आराम से सुनते हैं। उस तरीके का एक्सपोजर अगर चलता है तो उनमें ये कंप्लेन अभी देखने को मिलती है कि उनको सुनने की परेशानी डेवलप हो रही है। ठीक है। और इसके अलावा जो है आपको एज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस, जिसको हम प्रेस्बाइकिसिस मतलब बूढ़ों में, वो भी देखने को मिलती है काफ़ी कॉमनली। पहले ये सब अननोटिस्ड हो जाता था, लोग सोचते थे कि चलो थोड़ा कम ही सुनते हैं तो क्या दिक्कत है। लेकिन अब के जो हमारे बुजुर्ग गण हैं, वो काफ़ी सेंसिटिव हो गए हैं, अवेयर हो गए हैं, और वो एक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहते हैं। इसके लिए वो फिर हमारे पास आते हैं अपने इलाज करवाने। पहले तो डायग्नोसिस करते हैं उनकी हियरिंग का। तो ये दो तीन प्रॉब्लम्स हैं जो हमको कॉमनली देखने को मिलती हैं। मैम, यहाँ पे रिहैब टच सेंटर की अगर इस रिहैब टच सेंटर की अगर बात करें तो यहाँ पे बहुत ही अत्याधुनिक मशीनें लगाई गई हैं जिससे आप ऑडियोलॉजी एंड स्पीच का ट्रीटमेंट करती हैं। तो हम चाहेंगे एक एक करके आप उन मशीनों को दिखाएं और उसके बारे में विस्तार से बताएं। श्योर मैम, तो मैं एक एक करके आपको बताती हूँ। तो ये हमारा ऑडियोमीटर कहलाता है, जो प्योटन ऑडियोमेट्री इससे होती है। ये बहुत ही बेसिक सा डिवाइस होता है। जो सबसे पहला टेस्ट, सुनाई की जांच, वो इसी से स्टार्ट होता है जी। पर ये जो टेस्ट होता है, ये 5 इयर्स से बड़े बच्चों के ऑनवर्ड्स ही हम कर सकते हैं, क्योंकि एक सब्जेक्टिव टेस्ट है और हमको इसमें रिस्पॉन्स चाहिए होता है। हम यहाँ से टोन्स प्रेजेंट करते हैं, और जो पेशेंट हैं, जो जिनका हम इवैल्यूएशन कर रहे हैं, वो टोन सुन करके प्रेस करते हैं बटन और वो रिस्पांस देते हैं। तो ये सब्जेक्टिव टेस्ट है। 5 साल से छोटे बच्चे इसमें कोऑपरेट नहीं कर पाते हैं, इसीलिए ये 5 इयर्स एंड अबव के लिए ये टेस्ट एप्लीकेबल है जी। यहाँ पे सामने में शीशा लगा हुआ दिखाई दे रहा है और छोटा सा केबिन भी है, तो इसका यूज किस तरह से करते हैं आप? ये डबल रूम सेट है जो कि प्योटन ऑडियोमेट्री में हम यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, क्योंकि ये सब्जेक्टिव है, तो इसमें फीडबैक के बहुत चांसेस होते हैं कि हम जब टेस्ट कर रहे हैं तो टेस्टर का जो पेशेंट है वो, उनको कुछ ना कुछ स्टिमुलस मिल जाए और फॉल्स रिस्पॉन्स हमारे पास ना आए। उसको अवॉइड करने के लिए ये हम डबल रूम सेट करते हैं। प्लस नॉइज़ कट करने के लिए आप देख रहे होंगे हमने ये साउंड प्रूफ टाइल्स लगा रखी है हमने, तो जिससे कि काफ़ी ज़्यादा साउंड यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है। और इस टेस्ट के लिए हमें एकदम साउंड प्रूफ रूम चाहिए, जिससे हमें एक्यूरेट रिजल्ट्स मिल पाए जी। आगे भी बहुत सारी मशीनें हैं, उनके भी बारे में हम जानना चाहेंगे आपसे। ये एक दूसरी मशीन है हमारी, जिसको हम इम्पिडेंस ऑडियोमीटर कहते हैं या टिम्पैनोमीटर कहते हैं।
ये मिडिल ईयर एनालाइजर के नाम से भी बोला जाता है। ये किस मिडिल तरह से काम करता है, इसका रोल क्या है? इसका रोल है कि ये ऑटोमेटिक टेस्ट है, ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट है। इसमें हमें पेशेंट के पार्टिसिपेशन या सब्जेक्ट के पार्टिसिपेशन कोई की जरूरत ज़रूरत नहीं पड़ती जी। है। बस ये एक प्रोब होता है, इस प्रोब में हम टिप फिट करते हैं और हम इसको ईयर में इंसर्ट करते हैं जी। और उसके बाद ऑटोमेटिकली जो है हमें एक ग्राफ मिलती है जिसको हम टिम्पैनोग्राम कहते हैं, ठीक है। और रिफ्लेक्सेस चेक की जाती है। टिम्पैनोग्राम से हमें मिडिल ईयर के स्टेटस का पता चलता है, कान का पर्दा, कान के पर्दे के पीछे की हड्डियाँ और वहाँ के मसल्स के रिफ्लेक्सेस से हमें ये अकॉस्टिक रिफ्लेक्सेस मिलते हैं कि उनके फंक्शंस कैसी हैं। तो जब भी कभी इस तरह की परेशानियाँ होती हैं लोगों में तो ये टेस्ट हमें करना पड़ता है जी। ठीक है। जैसे कि बहुत कंप्लेंट सुनते होंगे आपकी कान बंद बंद लग रहा है, सुन सा या लग फिर रहा कान है, में दर्द हो कान जाना। में दर्द हो जाना, या ये आइडियली जो क्या होता है ईएनटी डॉक्टर्स के पास जब ये आते हैं पेशेंट्स तो उसके बाद वो रेफ़र करते हैं कि कान के पर्दे के पीछे अगर पस जमा हुआ है या किसी सर्जरी के बाद अगर वो टेस्ट करना होता है तो बेसिकली जो मिडिल ईयर का हमारा जो कंडीशंस है उसको इवैल्यूएट करने के लिए हमें ये टेस्ट करना पड़ता है। जी। इसके अलावा मैम इसका कॉक्लियर इम्प्लांट हुए बच्चों में भी रोल होता है, उसमें एक टेस्ट है, ठीक है, वो टेस्ट भी हम इसके थ्रू कर सकते हैं। जी। आगे ये इधर भी दिख रहा है मैम कुछ, ये क्या है? हाँ, ये एनसीवी और ईएमजी और एबीआर मशीन कहलाती है। एनसीवी इज़ नर्व कंडक्शन वेलोसिटी एंड ईएमजी इज़ इलेक्ट्रोमायोग्राफी एंड एबीआर इज़ ऑडिटरी ब्रेन स्टेम रिस्पॉन्स, जिसको बेरा भी बोलते हैं। तो इसमें मेरा पार्ट बेरा का ही है। तो जो बच्चे, जैसे मैंने बोला कि जहाँ हम ऑडियोमेट्री नहीं कर सकते हैं, 5 ईयर्स से नीचे के बच्चे या डिफ़िकल्ट टू टेस्ट पॉपुलेशन, जी। जैसे कि हाई रिस्क पॉपुलेशन जो मेंटली चैलेंज्ड हो या किसी तरीके से वो सब्जेक्टिवली रिस्पॉन्स नहीं दे सकते, तब हमको उनके ऊपर बेरा करना पड़ता है। उसके लिए क्या होता है कि बच्चे अगर छोटे बच्चे हैं उनको फिर सेडेट करना पड़ता है, मतलब सुलाने की दवा दे करके फिर इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट करके ये टेस्ट किया जाता है। एक सवाल और हमारे मन में चल रहा है कि ऑडियोलॉजी से जुड़ी समस्याएं जो होती हैं उसके लक्षण क्या होते हैं, कैसे पता चले कि ऑडियोलॉजी से जुड़ी समस्याएं हैं? क्योंकि जैसे कि आपने पहले भी कहा कि बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं कि चलो थोड़ा बहुत ही तो दिक्कत है, इसको छोड़ देते हैं, तो कैसे पता चले कि ऑडियोलॉजी? मैम ये बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने। अब बट इसमें 2 तरह के सेक्शंस, जैसे कि बच्चे और बूढ़े हाँ। या फिर जवान भी, ठीक है। तो बच्चों में क्या होता है कि जब छोटे बच्चे होते हैं तो हम उनको झुनझुना, रैटल्स, ये सारी चीज़ों से खेलने को देते हैं और उनका नाम पुकारते हैं, कोई नाम जो पेरेंट्स ने रखा है। तो जब ये देखते हैं हम कि वो नेम कॉल पे रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, किसी तरीके के झुनझुने पे भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, तब से जाकर के मन में ये शंकाएं उत्पन्न होने लगती हैं पेरेंट्स को कि क्या मेरा बच्चा सुन तो नहीं पा रहा है, ठीक है। तो इस वजह से फिर उनका कंसर्न, और जो हाईली एजुकेटेड या अवेयर पेरेंट्स, नॉट एजुकेटेड आई कैन से, अवेयर पेरेंट्स, फिर वो अपने बच्चे की सुनाई की जांच करवाते हैं। और भी एक कंडीशन बचपन में ये हो सकता है कि जो हाई रिस्क बेबीज़ हैं, मतलब न्यू बॉर्न्स, जैसे हमें जो पीडियाट्रिशियंस होते हैं या गायनिकोलॉजिस्ट होते हैं उनको पता है कि हाँ ये हाई रिस्क बेबी है, लो बर्थ वेट था, या मतलब कोई भी बर्थ कॉम्प्लिकेशन है, तो बड़े बड़े अस्पतालों में उनकी हियरिंग स्क्रीनिंग होती है, ठीक है। मैं वो मशीन भी आपको दिखाऊंगी। तो उससे हमें तब पता चल जाता है कि उसमें आगे चल के डिफ़िकल्टी होने वाली है, तो तब से ही हम पेरेंट को काउंसिल कर देते हैं, अलर्ट कर देते हैं। तो ये तो हुआ बच्चों का सेक्शन। बड़ों में क्या होता है कि आइडियली जो बूढ़ों में, मैंने स्पेशली मैं बताऊंगी, टीवी का वॉल्यूम वो बढ़ा लेते हैं, फ़ोन के जो इंटरनल स्पीकर का वॉल्यूम होता है वो भी बढ़ा लेते हैं, और सॉफ्ट साउंड्स के लिए उनको डिफ़िकल्टी होती है सुनने में, और बार बार रिपीटेशन के लिए बोलते हैं। ये कॉमन कॉज। एंड वन मोर कॉज इज़ देयर नॉइजी इन्वायरमेंट में, मतलब अगर 3-4 लोग बैठे हैं और उस बीच किसी ने बोल दिया तो वो फिर उनको बार बार रिपीटेशन के लिए बोलना पड़ता है। तो ये सारे आपको कॉमनली फीचर्स जब लगता है कि ये लक्षण अगर दिखने लगते हैं तो डेफिनेटली आपको कंसल्ट करना चाहिए ऑडियोलॉजिस्ट को और अपने सुनाई की जांच करवानी चाहिए। बच्चे या बूढ़े दोनों की अगर बात करें तो 2 तरह की प्रॉब्लम होती है। एक तो कम्प्लीटली जिन्हें एकदम से सुनाई नहीं देता, और एक जिन्हें बहुत कम सुनाई देता है। तो रिस्क कितना होता है दोनों में? रिस्क जिसको कम्प्लीटली सुनाई नहीं देता है उसके लिए हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस, मतलब लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं। 2 ही ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं जिनको हम प्रोफाउंडली डेफ अगर बोलें, या सीवियर टू प्रोफाउंड हियरिंग लॉस। तो उसमें क्या होता है कि हम या तो कान की मशीन जो हियरिंग एड्स कहलाती हैं उसके थ्रू
बच्चे को ऑडिटरी स्टिमुलेशन देते हैं। अगर उसके बाद भी कोई सुधार नहीं दिखता है, और जो हम एक और मैं टेस्ट दिखाऊंगी आपको, अगर उसमें भी दिखता है कि वो प्रोफाउंड साइड है, तब हम उनको कॉकलियर इम्प्लांट के लिए गाइड करते हैं। कॉकलियर इम्प्लांट एक ऐसी चीज़ है जो कि कान, अंदर का कान जो होता है उसमें कॉकलिया होता है, स्नेल शेप्ड होता है वो, ठीक है। उसके अंदर इलेक्ट्रोड्स डालते हैं और वो स्टिमुलेट करता है, क्योंकि जो अंदर का कॉकलिया है वो बिल्कुल डेड हो जाता है, तो वहाँ पे हेयर सेल्स होते हैं वो डेड हो जाते हैं, तो उसको स्टिमुलेट करने के लिए हमें कुछ एक एक्सटर्नल डिवाइस वहाँ फिट करनी पड़ती है, जो कि सर्जिकल इंटरवेंशन है। कॉकलियर इम्प्लांट इज़ अ सर्जिकल इंटरवेंशन। तो यही दो ऑप्शन है जो हम बच्चों में कर सकते हैं। ऑडियोलॉजी से जुड़ी तो हमने बहुत सारे जिक्र कर ली, लेकिन रही बात स्पीच की, तो इसमें किस तरह के लक्षण होते हैं, किस तरह से पता चले कि स्पीच से संबंधित प्रॉब्लम है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे की बात करें तो बोलने में तोतलाहट भी होती है, या फिर यूं कहे कि क्लियर बोल नहीं पाता, या फिर बहुत बच्चे इशारा करके बोलते हैं, मतलब एकदम से बोल नहीं पाते हैं, तो उस दरमियान क्या करना होता है? देखिए, कुछ स्पीच एंड लैंग्वेज माइलस्टोन्स होते हैं जो आइडियली पेरेंट्स तो अवेयर नहीं होते हैं, बट देखा जाए तो अगर आपने किसी छोटे बच्चे को देखा होगा तो 5 से 6 महीने का बच्चा जो है वो कुछ कुछ साउंड्स प्रोड्यूस करने की कोशिश करता है, और आप उससे अलग अलग टोन में बात करें तो वो आइडेंटिफाई करता है और रिएक्ट करता है। तो उस समय से ही हम शुरू कर देते हैं आइडेंटिफाई करना, और उसके बाद अगर डिलेड भी है तो कोई नहीं, 6 8 9 महीने में भी अगर बच्चा कुछ साउंड्स लाइक बाबा बा बैबलिंग जिसको कहते हैं वो करने लगता है, तो भी वो एक नॉर्मल माइलस्टोन उसकी डेवलप हो रही है। 1 साल 1.5 साल के बाद भी अगर बच्चे में 1 वर्ड की स्पीच नहीं आई है तो उसको हम फिर डिले बोलते हैं। अब जो ये लैंग्वेज, स्पीच एंड लैंग्वेज प्रॉब्लम है, ये भी 2 सेगमेंट में डिवाइडेड है, चाइल्डहुड लैंग्वेज डिसऑर्डर्स एंड एडल्ट लैंग्वेज डिसऑर्डर्स। चाइल्डहुड लैंग्वेज डिसऑर्डर्स में आपको आता है ऑटिज्म, और जो सेरेब्रल पैल्सी बच्चे हैं उनमें तो उनकी तो सारे माइलस्टोन्स ही डिलेड होते हैं, तो स्पीच एंड लैंग्वेज भी डिले होता है। डाउन सिंड्रोम, ठीक है, तो ये सारी लर्निंग डिसेबिलिटीज़, तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं इन बच्चों में। तो उसमें क्या होता है कि उनका स्पीच एंड लैंग्वेज माइलस्टोन्स जो होता है वो डिले हो जाता है। और एडल्ट के सेक्शन में अगर जाते हैं तो वो अक्वायर्ड होता है, मतलब कि किसी वजह से लाइक कोई ट्रॉमा हो गया या स्ट्रोक की वजह से, पैरालिसिस की वजह से उनमें डिस्फेजिया, अफेजिया, ये डिजार्थ्रिया, ये सारी प्रॉब्लम्स डेवलप होती हैं। तुतलाने की जो आपने मेरे से बात पूछी, तो तुतलाने में क्या है कि वो बच्चों में भी होता है और वो ग्रेजुअली फिर बड़ों में भी डेवलप हो जाता है, जिसको हम स्टैमरिंग कहते हैं। तो ये दोनों ही सेक्शन में होता है, बच्चे में भी होता है और आपको एडल्ट या फिर टीनेजर्स में भी आपको देखने को मिलता है। तो ये आपको स्पीच डिसऑर्डर बोलेंगे, तो स्पीच डिसऑर्डर है। इसमें लैंग्वेज का कोई इम्पेयरमेंट नहीं है, लैंग्वेज इन द सेंस कम्युनिकेशन हैम्पर्ड नहीं है, मतलब पूरा लैंग्वेज वो अच्छे से सेंटेंसेस में बात कर सकते हैं, बट वो अटक अटक के बात करते हैं। स्पीच से जुड़ी जो समस्याएं हैं जिसका हम लोगों ने अभी जिक्र किया, उसका ट्रीटमेंट किस तरह से करती हैं आप? देखिए, हमारे इस स्पीच सेक्शन में जो है ज़्यादातर हम इक्विपमेंट्स बेस्ड नहीं होता है, ये हमारे कुछ थेरेपी टेक्निक्स होते हैं, कुछ मैनिपुलेशंस होते हैं, कुछ फैसिलिटेशन टेक्निक्स होते हैं, उसके थ्रू हम इसको इम्प्रूव करते हैं। अब जैसे कि सेरेब्रल पैल्सी या ऑटिज्म के केस में हम ओरल सेंसरी मोटर फैसिलिटेशन, मतलब उन बच्चों में क्या होता है, टंग मूवमेंट, लिप्स पर मतलब को दोनों को जॉइन करना, जॉ मूवमेंट, ये सारा कुछ रिस्ट्रिक्टेड या इम्पेयर्ड या वीक रहता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, सेंसरी मोटर एक्सरसाइजेज फैसिलिटेट करते हैं ताकि उसकी स्ट्रेंथनिंग और मोबिलिटी इम्प्रूव हो। उसके अलावा कुछ टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू उनकी अंडरस्टैंडिंग और एक्सप्रेशन को डेवलप किया जाता है। ये क्या है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे, इसके भी बारे में बताइए। हाँ मैम, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि न्यू बॉर्न हियरिंग, जैसे कि जो हाई रिस्क बच्चे होते हैं जिनमें कोई बर्थ कॉम्प्लिकेशन या प्रेगनेंसी के दौरान माताओं को कोई कॉम्प्लिकेशन होता है, तो उस समय भी हम हियरिंग की जांच कर सकते हैं, इवन इन द NICU, या जब बच्चा हॉस्पिटल में है, और 1-2 महीने के बच्चे की भी हम टेस्ट कर सकते हैं। तो वो एक स्क्रीनर है जिससे हम टेस्ट करते हैं OAE, ऑटो एकॉस्टिक एमिशन टेस्ट, एंड ABR जिसको ब्रेन स्टेम रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री कहते हैं। ये दोनों ही ऑब्जेक्टिव टेस्ट है और इससे हमारे अंदर के कान और इवन ब्रेन स्टेम, मतलब हमारे ब्रेन के लेवल तक साउंड्स जा रही हैं कि नहीं जा रही हैं, इससे पता चलता है। तो ये काफ़ी फास्ट एंड क्विक है और इससे हम बहुत एज अर्ली एज पॉसिबल इससे हम स्क्रीन कर सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अर्ली इंटरवेंशन करेंगे, अर्ली आइडेंटिफिकेशन करेंगे तो अर्ली इंटरवेंशन हो पाएगा। तो हमारी यही कोशिश है कि हमारे बिहार जैसे पटना में इस तरीके
जहाँ पे ये सारे बच्चे मिस्ड आउट हो जाते हैं, तो हम उनको अर्ली अगर आइडेंटिफाई कर लें तो हम उनके गार्जियन को थोड़ा समझा सकते हैं, काउंसिल कर सकते हैं कि उनको आगे कैसे किस तरीके का ट्रीटमेंट लेना है और कैसे क्या उनको करना है। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो 3-4 साल की उम्र में आते हैं और बोलते हैं हमें तो कुछ पता ही नहीं था मैम कि इसका कुछ हो भी सकता है। तो हमारी यही कोशिश है कि ऐसे मशीनों के थ्रू हम जितनी जल्दी हो सके छोटे बच्चों में सुनाई की परेशानियों को इवैल्यूएट कर सके और आइडेंटिफाई कर सके। तो ये है आपके अत्याधुनिक मशीनों से जुड़ा रिहैब टेस्ट सेंटर और हमारे इस खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।